हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि सिविल केस या सिविल सूट फाइल करने से पहले एक प्रॉपर कोर्ट फीस सबमिट किया जाता है। अगर कोई पार्टी या प्लेंटिफ सूट सिविल सूट फाइल करने जा रहा है बट उसके पास कोर्ट फीस नहीं है, मींस जो पार्टी है वो पुअर है, वो इतना पुअर है कि उसके पास प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं है। तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक सीपीसी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। जो इंडिजेंट पर्सन है वो सूट भी फाइल कर सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 33 में। अगर इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल कर रहा है तो उसके लिए प्रोविजन दिया गया है, प्रोसीजर जो दिया गया है वो ऑर्डर 44 में दिया गया है। ये सभी सीपीसी के साथ डील्स करते हैं। तो जो इंडिजेंट पर्सन है उसके रिलेटेड जो कंडीशंस रहेंगी, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन रहेगा, वो दो ऑर्डर के साथ डील्स करता है, 33 एंड 44। 33 जो है सूट से रिलेटेड डील करता है, 44 अपील से रिलेटेड डील करता है। तो इन सूट पहले हम देख लेते हैं कि सूट बाय इंडिजेंट पर्सन का क्या प्रोविजन रहेगा। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 से पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिजेंट पर्सन का बात करें तो जैसे कि हमको पता है कि आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दिया है आर्टिकल 21 में। तो इवन लीगल राइट भी दिए गए हैं। तो उसके अलावा भी लीगल राइट में स्टेट एंड सेंटर्स लीगल एड प्रोविजन का जो कंसेप्ट है वो चलाते हैं। एंड अगर पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद का एक प्लीडर हायर कर सके, तो स्टेट लीगल एड वाले, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड वाले वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीडर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कोर्ट फीस ना भरने की सिचुएशंस में कौन सा प्रोसीजर रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिजेंट पर्सन है, जो इंडिजेंट पर्सन की बात करें तो उससे रिलेटेड कौन से कंडीशन रहेगा, किस कंडीशंस में जो पर्सन है वो एज ए इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। मतलब अगर पार्टी के पास, प्लेंटिफ के पास जो फीस फीस है, फीस सिविल प्रोसीजर में फीस जो है कोर्ट फीस है वो दो प्रकार की हो सकती है। मींस सिविल प्रोसीजर में या फिर कोर्ट फीस है जो प्रेस्क्राइब्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल सूट फॉर रिकवरी। अगर हम रिकवरी का सूट फाइल कर रहे हैं, मींस अगर हम 1 लाख की रिकवरी का सूट फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फीस दी गई है। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा। एंड सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर फीस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, पहले तो ये है कि इंडिजेंट पर्सन है जो कोर्ट उसको कब मानेगी कि ये पर्सन है जो इंडिजेंट पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट ये देखेगी कि अगर फीस प्रेस्क्राइब्ड है तो उस सिचुएशन में उसके उस पर्सन के पास वो फीस नहीं है, उतनी फीस की जो प्रॉपर्टी भी नहीं है और वो फीस उतना वो उसके पास पैसा नहीं है। सेकंड सिचुएशन क्या है, अगर फीस प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट देखेगी कि उसके पास 1000 वर्थ से ज़्यादा पैसा ना हो या फिर प्रॉपर्टी ना हो, 1000 से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी ना हो। इसके लिए जो 1000 की प्रॉपर्टी या फिर मनी है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होते हैं, इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि 1000 में जो क्या चीज़ें एक्सक्लूड हैं। मीन्स इसमें जो 1000 की प्रॉपर्टी या 1000 का जो मनी है, इसमें जो ये प्रॉपर्टी है ना, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी, मीन्स सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो पर्सन जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल करना चला है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस प्रॉपर्टी को हम 1000 वाली कॉस्ट में नहीं गिनेंगे। मीन्स जो 1000 की वर्थ प्रॉपर्टी है ना,
उसमें सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी नहीं आएगा। जो सूट का सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। एंड 1000 की जो प्रॉपर्टी है इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो सेक्शन 60 में दिया गया है सीपीसी में, मींस जो प्रॉपर्टी सेक्शन 60 में दी गई है कि ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, उसमें भी एक उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मींस एक्स 1000 जो वर्थ प्रॉपर्टी है ना उसमें क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी, तो ये एक्सक्लूड होंगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूड होगा। एंड जो सेक्शन 60 में प्रॉपर्टी दी गई है, जो अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी दी गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, ये भी एक्सक्लूड होंगी। इनके अलावा अगर पर्सन या फिर प्लेंटिफ के पास जो प्रॉपर्टी है वो 1000 से ज्यादा है, तब वो इंडिजेंट पर्सन नहीं कहलाएगा। बेसिक सिंपल तरीके से अगर जाने तो ये पता लगता है, अगर पर्सन के पास 1000 रुपये से ज्यादा प्रॉपर्टी है या ज्यादा मनी है, तो उस सिचुएशन में वो बंदा इंडिजेंट पर्सन नहीं होगा। इंडिजेंट पर्सन कब होगा? अगर उसके पास अगर कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और उसके पास 1000 रुपये से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिजेंट पर्सन नहीं होगा। तो इस जो 1000 रुपये की प्रॉपर्टी या फिर मनी है, इसमें जो एक्सक्लूड है वो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है। एंड सेक्शन 60 में जो प्रॉपर्टीज दी गई है, ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, वो भी उसमें एक्सक्लूड रहेंगी। तो इसका ये प्रोसीजर है। कोर्ट ने देख लिया कि ये बंदा इंडिजेंट है, इंडिजेंट पर्सन है, ये पुअर है, तो उस सिचुएशंस में अगर कोर्ट ने जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली, तो वो बन जाएगा सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, बट आफ्टर दैट अगर कोर्ट एक्सेप्ट करने से पहले कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, कोर्ट या एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा इंडिजेंट पर्सन सूट। तो अगर कोर्ट रिजेक्ट करता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, तो उसमें क्या है, कौन से ग्राउंड में कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है? तो पहला ग्राउंड हम देखेंगे कि जो प्लेंटिफ है उसने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो ये सूट फाइल नहीं किया गया, जो प्रोसीजर 33 में दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसने सूट फाइल नहीं किया है, तो उस सिचुएशंस में वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एंड सेकंड और कंडीशन क्या रहेंगी कि अगर वो पर्सन इंडिजेंट, कोर्ट ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ने देखा कि ये इसने जिसने एप्लीकेशन फाइल की वो बंदा ही इंडिजेंट पर्सन नहीं है, तो उस सिचुएशंस में भी कोर्ट रिजेक्ट करेगी। ऑब्वियस है, अगर पर्सन जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो इंडिजेंट नहीं है तो वो रिजेक्ट ही होगा। थर्ड है कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जो सूट फाइल किया है उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता, या फिर जो सूट फाइल किया है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, बार्ड बाय लॉ है, तो उस सिचुएशंस में भी जो ये इंडिजेंट पर्सन की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी जो अगर जो बंदा, जो पार्टी इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन लगा रहा है, जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो बंदा क्या करता है, प्रॉपर्टी अगर उसके पास 2 महीने, आज जैसे जनवरी में उसने, मार्च में उसने एप्लीकेशन लगाई इंडिजेंट पर्सन की, मार्च में उसने एप्लीकेशन लगाई, इससे 2 महीने पहले उसने क्या किया, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी, मीन प्रॉपर्टी उसने बेच दी। एप्लीकेशन लगाने से 2 महीने पहले उसके पास प्रॉपर्टी थी बट उसने बेच दी एक कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में भी वो एप्लीकेशन क्या है, रिजेक्ट हो सकती है। एज ए इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन को मूव करता है अगर पार्टी कोर्ट में, देन उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करती है, ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44 का। कोर्ट इंक्वायरी भी कर सकती है कि पर्सन इंडिजेंट है या नहीं, एंड कंडीशंस भी देखती है। जो
33 में दिया गया है, 44 ऑर्डर में दिया गया है सीपीसी में। अगर कोर्ट इसमें क्या कर सकती है, कोर्ट एप्लीकेशन है जो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। अगर कोर्ट इंडिजन पर्सन जो एज ए इंडिजन पर्सन एप्लीकेशन लगाई गई है उसको अगर रिजेक्ट करती है तो उस सिचुएशन में कोर्ट पार्टी को कहेगी कि ये प्रॉपर फीस, ये कोर्ट फीस, प्रॉपर कोर्ट फीस कोर्ट में जमा करवाओ, अदरवाइज ये सूट आगे नहीं बढ़ेगा। मीन्स रिजेक्शन के बाद पार्टी को कोर्ट फीस जमा करवाना पड़ता है। जितनी कोर्ट फीस बन रही है उतनी प्रॉपर फीस जमा करवाना पड़ता है, तब जाके कोर्ट सूट को एक्सेप्ट करेगा। एंड अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, देन वो सूट बन जाएगा। सूट इंडिजन पर्सन ऑर्डर 33 का रूल फॉलो होगा, 33 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। बट अगर एक्सेप्ट करता है कोर्ट एप्लीकेशन को, सूट प्रॉपर वे से चलता है, आफ्टर दैट क्या हो सकता है कि जो इंडिजन पर्सन है उसके फेवर में जजमेंट आ सकती है, तो उसके फेवर में या फिर उसके फेवर में जजमेंट आ सकती है या फिर उसके अगेंस्ट में जजमेंट आ सकता है। अगर इंडिजन पर्सन के फेवर में जजमेंट आया है मींस उसको प्रॉपर्टी मिल चुकी है, वो इंडिजन नहीं रहा। अगर उसके फेवर में जजमेंट आया है, उसको पैसा मिल चुका है, वो इंडिजन नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस पार्टी को कहती है कि इतना फीस, जो कोर्ट फीस है ना, ये जमा करवाओ। ये सिचुएशन थी अगर जो जो सूट है को सूट का जो जजमेंट है वो उसके फेवर में आ जाता है एंड आफ्टर दैट कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आता है, तब भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट पार्टी को कहती है कि ये जजमेंट आपके फेवर में, चाहे फेवर अगेंस्ट में आया है, तब भी ये कोर्ट प्रॉपर कोर्ट फीस है जो वो वो सबमिट करवाने के लिए कह सकती है। एंड जो हम देखेंगे कि ऑर्डर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अपील है जो ऑर्डर 44 में दिया गया है, सूट अपील बाय इंडिजन पर्सन, वो ऑर्डर 44 में दिया गया है। तो अपील में क्या है, दो कंडीशन अगेन राइज होंगी। पहली कंडीशन ये है कि जो ट्रायल कोर्ट में पर्सन क्या था, जो पार्टी था, पार्टी एज ए ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर 33 का जो एप्लीकेशन लगा के, मींस ट्रायल कोर्ट में ही पार्टी क्या था, इंडिजेंट था, तो वो उसके अगेंस्ट में फिर उस जो जो सूट है वो उसके अगेंस्ट में हुआ, तो वो अपील में जाना चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो अपीलेट कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाएगा, साथ में एफिडेविट भी जमा करवाएगा कि वो अभी तक इंडिजेंट है, वो अभी तक गरीब है, उसके पास अभी तक पैसे नहीं है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, अपीलेट कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि ट्रायल कोर्ट में, तो अगर पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में सूट को प्रॉपर वे से, ऑर्डिनरी वे से चलाया, प्रॉपर ऑर्डिनरी वे से चलाया, कोर्ट फीस सबमिट की, सब कुछ किया, बट अपीलेट वो जो जजमेंट था उसके अगेंस्ट में आया, पार्टी के अगेंस्ट में, तब वो पार्टी गई अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में जाने के बाद उस पार्टी के पास कोई पैसा नहीं रहा, पार्टी इंडिजेंट हो गई, पर्सन जो है इंडिजेंट हो गया, तब भी वो अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है इंडिजेंट पर्सन की। तो वो एप्लीकेशन लगाएगा तो उसकी सही जो आफ्टर दैट जो कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करेगा 44 का, एंड सेम सेम जो सिचुएशन अराइज होंगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंडिजेंट पर्सन का।